लंदन की ठंडी रात। एक ब्रिज के नीचे पुलिस को एक लाश मिलती है। आदमी लटका हुआ, उसकी पॉकेट्स ब्रिक्स से भरी हुई, कपड़ों के अंदर $14,000 3 अलग करेंसीज में छुपे हुए। नाम रोबर्टो कैल्वी। मीडिया उसे बोलती है गॉड्स बैंक का, लेकिन वो किसी चर्च का प्रीस्ट नहीं था। वो काम करता था दुनिया के सबसे सीक्रेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, इंस्टीट्यूट फॉर द वर्क्स ऑफ रिलीजन। दुनिया इसे जानती है वैटिकन बैंक। ये बैंक लोकेटेड है एक छोटे से सॉवरेन स्टेट के अंदर, वैटिकन सिटी। ये नॉर्मल बैंक नहीं है, ना कोई पब्लिक शेयर होल्डर्स, ना कोई ट्रेडिशनल ऑडिट ट्रांसपेरेंसी, ना यूजुअल गवर्नमेंट ओवरसाइट। एक मिडीवल टावर के अंदर छुपा हुआ, ऊंची पत्थर की दीवारें, नो एटीएम्स, नो ब्रांचेस, फिर भी बिलियंस मैनेज करता है ग्लोबल लेवल पर। यह कहानी है कैसे एक रिलीजियस ऑफिस धीरे धीरे ग्लोबल फाइनेंशियल एम्पायर बन गया। नॉर्मल बैंक्स को सेंट्रल बैंक को रिपोर्ट करना पड़ता है, ऑडिट दिखाना पड़ता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन वैटिकन बैंक सॉवरेन लैंड के अंदर ऑपरेट करता है। यह खुद एक स्टेट है। इसका मतलब बहुत सालों तक ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम में एक ब्लैक होल। अगर तुम बिलियनर हो और टैक्स से बचना चाहते हो, परफेक्ट जगह। अगर तुम पॉलिटिशियन हो जिसके पास सीक्रेट फंड है, सेफेस्ट वॉल्ट। बैंक ने ऑफशोर कंपनीज और नंबर्ड गोस्ट अकाउंट्स का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाया, अकाउंट्स जिनके साथ कोई नाम अटैच नहीं होता था। बैंकिंग वर्ल्ड में इसे कहते हैं अल्टीमेट इनविजिबिलिटी। फिर 1980 का दशक आया। इटली का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, बैंको एम्ब्रोजियानो, कोलैप्स के एज पर था। सरफेस पर स्ट्रॉन्ग, रियलिटी में हॉलो शेल। ओवर $1 बिलियन मिसिंग। इन्वेस्टिगेटर्स ने देखा कि वैटिकन बैंक ने सॉवरेन स्टेटस यूज करके डेट्स हाइड किए। पैनामा और लग्जमबर्ग में शेल कंपनीज क्रिएट हुई, पेपर पर एग्जिस्ट करती थी, रियल दुनिया में नहीं। यह सिर्फ अकाउंटिंग एरर नहीं था, यह पावर गेम था। वैटिकन बैंक कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इंश्योरेंस फर्म्स, केमिकल प्लांट्स तक में स्टेक्स होल्ड करता था। रिलीजियस बैंक कम, शैडो हेज फंड ज्यादा। जब स्कैंडल एक्सप्लोड हुआ, दुनिया को समझ आया होली मनी का यूज हो रहा था अनहोली पर्पसेस के लिए। और रोबर्टो कैल्वी बहुत कुछ जानता था। रोबर्टो कैल्वी की डेथ के बाद सवाल खत्म नहीं हुए, वो शुरू हुए। इन्वेस्टिगेशन ने एक नाम बार बार रिपीट किया, बैंको एम्ब्रोसियानो। इटली का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, सरफेस पर पावरफुल, रियलिटी में एक हॉलो शेल। 1980 के शुरुआती सालों में बैंक के बैलेंस शीट स्ट्रांग दिख रहे थे, लेकिन अंदर से सिस्टम टूट रहा था। ओवर $1 अरब गायब हो चुका था। यह पैसा हवा में नहीं उड़ा, यह केयरफुली मूव किया गया था। और यहां एंट्री होती है वैटिकन बैंक की। वैटिकन बैंक का सबसे बड़ा वेपन क्या था? सॉवरेन इम्यूनिटी। क्योंकि यह ऑपरेट करता है वैटिकन सिटी के अंदर, इसलिए इटालियन पुलिस सीधा अंदर जाकर फाइल्स सीज नहीं कर सकती थी। ये एक लीगल वॉल थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने डिस्कवर किया कि पनामा और लग्जमबर्ग में डजन्स शेल कंपनीज बनाई गई थीं। पेपर कंपनीज, ना एम्प्लॉइज ना ऑफिसेज, सिर्फ बैंक अकाउंट्स। इन कंपनीज को वैटिकन बैंक ने लेटर्स ऑफ कंफर्ट दिए। मतलब दूसरे बैंक्स को बोला गया पैसा सेफ है, लेकिन रियलिटी में पैसा फनल हो रहा था पॉलिटिकल फैक्शंस और सीक्रेट ग्रुप्स के पास। स्कैंडल ने एक्सपोज किया एक सीक्रेट लॉज का नाम P2। ये ग्रुप था जनरल्स, पॉलिटिशियंस, मीडिया टाइकून्स का। गोल इटली के सिस्टम पर कंट्रोल। वैटिकन बैंक इनडायरेक्टली उनके फाइनेंशियल ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रहा था। फेथ के नाम पर छुपा हुआ फाइनेंशियल पावर गेम। जब ट्रूथ बाहर आया, इटालियन फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया। लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग्स खो दी। बैंकिंग सिस्टम पर ट्रस्ट ओवरनाइट कोलैप्स हो गया। गवर्नमेंट ने वैटिकन से डिमांड किया, बुक्स ओपन करो। रिस्पॉन्स, हम सॉवरेन स्टेट हैं। डिप्लोमैटिक वॉर स्टार्ट हो गया, लॉ वर्सेस होली मनी। प्रेशर इतना बढ़ गया कि फाइनली वैटिकन ने पेमेंट की। $240 मिलियन विक्टिम्स को दिए गए। लेकिन एक लाइन क्लियर कर दी गई, ये वॉलंटरी जेस्चर है, हम गलत नहीं थे। कभी ऑफिशियली गिल्ट एक्सेप्ट नहीं किया गया। फाइल्स अभी भी सील्ड थी। इस स्कैंडल के दौरान वैटिकन बैंक के हेड थे आर्चबिशप पॉल मार्सिंकस। वो वैटिकन वॉल्स के बाहर नहीं जा सकते थे। अगर इटली में कदम रखते, अरेस्ट हो जाता। सोचो आयरनी, एक आदमी बिलियंस कंट्रोल करता है लेकिन खुद अपने पैलेस में कन्फाइंड है। 1980 में $1 अरब का लॉस आज के हिसाब से लगभग $4 अरब के बराबर है। यह सिर्फ एक बैंक फेलियर नहीं था, यह नेशनल ट्रॉमा था। यह पैसा कहां गया?
इन्वेस्टिगेटर्स ने माफिया कनेक्शंस देखे, पॉलिटिकल फंडिंग ट्रेसेस मिले, ऑफशोर नेटवर्क्स ट्रेस हुए, लेकिन फुल ट्रूथ कभी ऑफिशियली सामने नहीं आया। रॉबर्टो कैल्वी डेड, रिकॉर्ड्स सील्ड, विटनेसेस साइलेंट। और ये सिर्फ बिगिनिंग थी, क्योंकि अगला चैप्टर और डार्क है, जहां माफिया, ड्रग ट्रेड और वैटिकन के बीच एक फाइनेंशियल ब्रिज बन चुका था। इटालियन लीरा पर प्रेशर पड़ा, करेंसी कॉन्फिडेंस शेक हुआ, वैटिकन बैंक एक साइलेंट सेंट्रल बैंक की तरह बिहेव कर रहा था, विदाउट अकाउंटेबिलिटी। ये पैसा कहाँ गया? इन्वेस्टिगेटर्स ने माफिया कनेक्शंस देखे, पॉलिटिकल फंडिंग ट्रेसेस मिले, ऑफशोर नेटवर्क्स ट्रेस हुए, लेकिन फुल ट्रूथ कभी ऑफिशियली सामने नहीं आया। रॉबर्टो कैल्वी डेड, रिकॉर्ड्स सील्ड, विटनेसेस साइलेंट। और ये सिर्फ बिगिनिंग थी, क्योंकि अगला चैप्टर और डार्क है, जहां माफिया, ड्रग ट्रेड और वैटिकन के बीच एक फाइनेंशियल ब्रिज बन चुका था। इटालियन लीरा पर प्रेशर पड़ा, करेंसी कॉन्फिडेंस शेक हुआ, वैटिकन बैंक एक साइलेंट सेंट्रल बैंक की तरह बिहेव कर रहा था, विदाउट अकाउंटेबिलिटी। बैंको एम्ब्रोसियानो स्कैंडल के बाद सबको लगा स्टोरी खत्म हो गई, लेकिन असली गेम अब शुरू हुआ। 1980 के दौरान सिसिली और न्यूयॉर्क के बीच एक इनविजिबल फाइनेंशियल हाईवे चल रहा था। ड्रग ट्रेड से माफिया बिलियंस कमा रहा था, कैश माउंटेन्स बन रहे थे। प्रॉब्लम एक ही थी, इतना कैश क्लीन कैसे करें? नॉर्मल बैंक में सूटकेस ले जाओगे तो सवाल उठेंगे, टैक्स अथॉरिटीज अलर्ट हो जाएंगे, पुलिस ट्रेस कर लेगी। माफिया को चाहिए था एक ऐसी जगह जहां जीरो क्वेश्चंस हो, जहां पैसा एंटर हो और लीगल बनकर बाहर निकले, और वो जगह थी वैटिकन बैंक। इस नेटवर्क का ब्रिज था एक आदमी, मिशेल सिंडोना, ब्रिलियंट अकाउंटेंट, फाइनेंशियल जीनियस और सीक्रेट लॉज P2 का मेंबर। वही आदमी वैटिकन के इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी हैंडल करता था। सोचो कनेक्शन, अंडरवर्ल्ड का पैसा और होली सी का बैंक, बीच में एक ही इंसान। स्ट्रीट लेवल ड्रग कैश पलेर्मो और न्यूयॉर्क से मूव होता, लेयरिंग होती, फिर वैटिकन अकाउंट्स में एंटर करता। एक बार पैसा वैटिकन वॉल्स के अंदर आ गया, वो क्लीन हो जाता, क्योंकि वैटिकन एक सॉवरेन स्टेट है। ट्रांसफर्स पर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग का प्रेशर कम था। ये सिंपल सिस्टम नहीं था, टेक्निक यूज होती थी, मिरर अकाउंट्स। फेक चैरिटीज के नाम पर अकाउंट्स खोले जाते, रिलीजियस ऑर्डर्स के नाम पर शेल फंड्स बनाए जाते। सरफेस पर लगता था पैसा पुअर के लिए है, रियलिटी में प्राइवेट वॉलेट। पैसा मिक्स होता लेजिटिमेट चर्च डोनेशंस के साथ, फिर लीगल ट्रांसफर बनकर बाहर निकलता। एक साइलेंट कमीशन भी कट होता, हर ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट। सोचो स्केल, जब पोप क्राइम के खिलाफ प्रीच कर रहे थे, उनके बैंक के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा था क्राइम को फ्लरिश करने का। यह सिर्फ फाइनेंशियल स्कैंडल नहीं था, यह मॉरल डिजास्टर था। इटालियन इन्वेस्टिगेटर्स ने माफिया फंडिंग ट्रेसेस देखे, आर्म्स डीलर्स और करप्ट पॉलिटिशियंस तक लिंक्स मिले। लेकिन जब भी इन्वेस्टिगेशन वैटिकन के पास पहुंचती, सॉवरेन इम्यूनिटी का शील्ड एक्टिवेट हो जाता। फाइनली मिशेल सिंडोना अरेस्ट हुआ, प्रिजन में था। उसने गार्ड्स को बोला, मैं सच बताऊंगा, वैटिकन और माफिया के कनेक्शंस एक्सपोज करूंगा। 2 दिन बाद उसने कॉफी पी। कॉफी में साइनाइड था, वो कुछ मिनट में मर गया। ऑफिशियली सुसाइड, लेकिन बहुत लोगों ने इसे मैसेज माना। सीक्रेट्स की कीमत होती है। यह सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं था, वैटिकन का ग्लोबल नेटवर्क था। प्रीस्ट्स, बिशप्स, मिशंस हर कंट्री में। उन्हें पता होता था कौन सी गवर्नमेंट गिरने वाली है, कौन सा प्रोजेक्ट अप्रूव होने वाला है, कौन सी कंपनी कोलैप्स होने वाली है। इंफॉर्मेशन इक्वल्स एडवांटेज। कुछ क्रिटिक्स का कहना था कि वैटिकन बैंक एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह ऑपरेट कर रहा था, प्रेयर हाउस की डिस्गाइज में। बिलियंस का फ्लो टैक्स सिस्टम से बाहर था। सोचो कंट्रास्ट, कॉमन सिटीजन अपनी इनकम का 30% टैक्स दे रहा है, अल्ट्रा रिच गोस्ट अकाउंट्स के थ्रू ऑलमोस्ट सब बचा रहे थे। हर डॉलर जो वैटिकन में हाइड हुआ, वो डॉलर स्कूल्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स के लिए यूज नहीं हुआ। ये ग्लोबल सिस्टम में एक साइलेंट होल था। इटालियन गवर्नमेंट ने ट्राई किया प्रॉपर्टी एम्पायर टैक्स करने का, इन्वेस्टिगेट करने का, लेकिन हर बार लीगल वॉल सामने आ जाती। वैटिकन एक ऑफशोर आइलैंड बन चुका था, रोम के बीच में, एक जगह जहां बिलियंस हैंडशेक और प्रेयर के साथ मूव हो सकते थे। कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं, सब पेपर पर या सिर्फ कुछ लोगों के दिमाग में। रॉबर्टो कैल्वी डेड, मिशेल सिंडोना डेड, बिलियंस मिसिंग और बैंक स्टिल स्टैंडिंग। ये कोइंसिडेंस था या सिस्टम का डिजाइन? पावर का रूल सिंपल होता है, जितना बड़ा सीक्रेट उतनी बड़ी प्रोटेक्शन। और फिर आया डिजिटल एरा, जहां विसल ब्लोअर्स ने वॉल्स के अंदर की आवाज बाहर पहुंचाई।
अगला चैप्टर होगा लीक्स, ऑडिट्स और एक नए पोप का डिसीजन जो सब कुछ बदल देगा। 1990 के बाद दुनिया चेंज होने लगी। कोल्ड वॉर खत्म हो गया, ग्लोबल फाइनेंस डिजिटल होने लगा और सीक्रेसी पहले जैसी आसान नहीं रही। वैटिकन बैंक को लगा था कि स्टोन वॉल्स और लैटिन लेजर्स उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन अब दुनिया स्प्रेडशीट्स और सैटेलाइट नेटवर्क्स पर चल रही थी। और फिर आया विसल ब्लोअर का एरा। 2000 के दौरान सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक होने लगे, इंटरनल लेटर्स, सस्पिशियस अकाउंट्स, वीआईपी क्लाइंट्स के नाम। जर्नलिस्ट्स ने देखा कि कई अकाउंट्स का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था। मूवी स्टार्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून्स, ये बैंक सिर्फ प्रीस्ट्स के लिए नहीं था। प्रेशर यूरोपियन यूनियन से आने लगा। ग्लोबल बैंकिंग रेगुलेटर्स ने वार्निंग दी, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं बढ़ी तो वैटिकन को इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से कट किया जा सकता है। ये फाइनेंशियल डेथ सेंटेंस होता। 2013 में एक नया लीडर आया, पोप फ्रांसिस। उन्होंने ओपनली माना कि बैंक चर्च की रेपुटेशन को डैमेज कर रहा है, और फिर उन्होंने वो किया जो पहले किसी ने नहीं किया। एक्सटर्नल ऑडिटर्स को इनवाइट किया, बिग अकाउंटिंग फर्म्स को अंदर आने दिया। उन्हें बोला, हर अकाउंट चेक करो, हर शैडो एक्सपोज करो। कुछ ही सालों में लगभग 5000 सस्पिशियस अकाउंट्स बंद कर दिए गए। ओल्ड गार्ड को रिमूव किया गया। प्रोफेशनल बैंकर्स लंदन और न्यूयॉर्क से हायर किए गए। कंप्लायंस सिस्टम मॉडर्न बनाया गया। इन्वेस्टमेंट्स को ट्रांसपेरेंट ESG फंड्स में शिफ्ट किया गया। मैसेज क्लियर था, ब्लैक होल एरा खत्म। लेकिन सवाल यह है, क्या हिस्ट्री इतनी आसानी से क्लीन हो सकती है? आज भी वैटिकन बैंक बिलियंस मैनेज करता है। उनके पास गोल्ड रिजर्व्स है। पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क जैसी सिटीज में प्राइम रियल एस्टेट है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से उनके पास लिक्विड एसेट्स $5 बिलियन से ज्यादा हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं बैंक अब वर्ल्ड के सबसे मॉनिटर्ड इंस्टीट्यूशंस में से एक है। दूसरे कहते हैं सीक्रेसी सिर्फ और डीप हो गई है। इस कहानी का लेसन सिर्फ वैटिकन तक लिमिटेड नहीं है, ये ऑफशोर फाइनेंस का ब्लूप्रिंट था। शेल कंपनीज, चैरिटेबल फाउंडेशंस, लेयर्ड ट्रांसफर्स, ये टेक्निक्स बाद में वॉल स्ट्रीट और ग्लोबल हेज फंड्स ने भी अडॉप्ट की। मिडीवल टावर में जो सिस्टम डेवलप हुआ वो मॉडर्न फाइनेंस का साइलेंट टेम्पलेट बन गया। रोबर्टो कैल्वी डेड, मिकेले सिंडोना डेड। बिलियंस का एग्जैक्ट ट्रेल कभी ऑफिशियली सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन इंस्टीट्यूशन सरवाइव कर गया। ये प्रूव करता है पावर कभी डिसअपियर नहीं होती, बस अपनी शेप चेंज करती है। आज हमारी पर्सनल प्राइवेसी कम हो रही है, लेकिन एलीट वेल्थ और ज्यादा इनविजिबल हो रही है। वैटिकन बैंक की कहानी वार्निंग है। जब मनी और फेथ मिक्स होते हैं तो रिजल्ट सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं होता, वो जियोपॉलिटिक्स बन जाता है। एक ब्रिज के नीचे लटका हुआ आदमी सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं था, वो सिंबल था। सिंबल ऑफ व्हाट हैपेंस जब सीक्रेट मनी और अल्टीमेट पावर कोलाइड करते हैं। और याद रखो, हाई फाइनेंस की दुनिया में वॉल्ट का सीक्रेट जिसके पास होता है, फ्यूचर भी उसी का होता है।